ये ट्रेन बर्फ की बादियों को चीरकर लगभग 17 सालों से बिना रुके पटरियों पर दौड़ रही है। न तो कोई स्टेशन और न फ्यूल भरने की टेंशन। इसका रेलवे ट्रैक अंटार्कटिका की ठंड से लेकर अफ्रीका की गर्मियों से होकर गुजरता है और अपने पूरे ट्रैक का एक चक्कर लगाने में इसे 1 साल का समय लगता है। ये बात है 2014 की, जब पूरी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडराने लगा और पूरी पृथ्वी सूरज की गर्मी से तप गई। फिर वैज्ञानिकों ने धरती का टेम्परेचर कम करने के लिए एक रामबाण तरीका खोजा। ये रामबाण था CW7 नाम का एक केमिकल, जिसे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का टेम्परेचर कम करने के लिए एयरजेट की मदद से पृथ्वी के वातावरण में फैलाया और जिसे पूरी दुनिया में फिर से आबादी लानी थी। लेकिन CW7 ही पृथ्वी की बर्बादी का कारण बन गया। इसने धरती का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया और पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढक गई और सब कुछ आइस एज की तरह जम गया। अब साल है 2031 और अब जिंदगी सिर्फ इस ट्रेन के साथ रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही है। ट्रेन का इंजन एक खास तकनीक के साथ बनाया गया है जो कभी बंद नहीं होता, क्योंकि इंजन चलते समय ही अपने लिए एनर्जी बनाता रहता है और बाहर से यह एक नॉर्मल ट्रेन लगती है, लेकिन अंदर से यह ट्रेन किसी बड़े सपने से कम नहीं थी, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल, बगीचा, होटल, यहाँ तक कि एक बार भी होता है। इस ट्रेन को विल्फर्ड ने बनाया होता है, जो कि सबसे आगे यानी कि इंजन के पास रहता है। विल्फर्ड का सपना था कि मैं ऐसी ट्रेन बनाऊंगा जो पूरी धरती का चक्कर लगाए। विल्फर्ड ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि CW7 धरती को बर्फ की तरह जमा देगा और धरती रहने लायक नहीं बचेगी, इसलिए उसने इस ट्रेन का टिकट महंगा कर दिया था। जिसने सबसे महंगा टिकट लिया वो लोग फर्स्ट क्लास डिब्बों में रहने लगे और इनकी आयशी के लिए लग्जरी स्टाइल का खाना, हर तरह की सुख सुविधा और इनकी आयशी के लिए इस ट्रेन में पूरा प्रबंध होता है। और जिन्होंने थोड़ा सस्ता टिकट खरीदा वो सभी इकोनॉमी क्लास में रहने लगे। यहाँ पर आयशी के लिए ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी, पर जिंदगी बिना किसी तकलीफ से गुजारी जा सकती है। और आखिर में यानी कि ट्रेन का सबसे आखिरी हिस्सा, जिसमें वो लोग रहते हैं जो बिना पैसा दिए इस ट्रेन में चढ़ गए थे, यानी कि गरीब लोग, जिनके हिस्से आई दुख भरी जिंदगी, तकलीफें, ट्रेन का सारा काम और काम के बदले खाने में सिर्फ यह सोप की तरह दिखने वाला प्रोटीन ब्लॉक, जिसे दिन में एक बार इन लोगों में बांटा जाता था। इतनी तकलीफों को सहने के बाद ये बगावत पर उतर चुके हैं। बस अब इंतजार है सही मौके की और इनका लीडर होता है कर्टिस। लेकिन कर्टिस खुद को इन सब का लीडर नहीं मानता है और इन सभी लोगों को गार्ड्स की प्रोटेक्शन में रखा जाता है ताकि ये लोग कोई बगावत न करे, क्योंकि ये पहले भी 2 बार बगावत कर चुके हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अब बगावत करने का समय आ चुका है, क्योंकि इन्हें इनके खबरी का मैसेज मिल जाता है जो इस प्रोटीन ब्लॉक में उसने भेजा होता है, जिस पर लिखा होता है नाम किंग मिन्सू। ये खुफिया संदेश कर्टिस इस बूढ़े आदमी गिलियम को बताता है। गिलियम इन सभी का लीडर होता है, जिसकी रिस्पेक्ट कर्टिस भी करता है। किंग मिन्सू एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, लेकिन विल्फर्ड ने उसे अपनी जेल में कैद किया होता है, क्योंकि इस ट्रेन के सभी गेट उस आदमी ने बनाए होते हैं, जिसे तोड़ना भी उसे आता है। अब ट्रेन के इंजन तक पहुंचने के लिए इन्हें किंग मिन्सू की मदद चाहिए, लेकिन जेल तक पहुंचने के लिए रास्ते में 4 गेट है, जो सभी 4 सेकंड के लिए एक साथ खुलते हैं। और अब इनके पास एक औरत आती है जो इन बच्चों की हाइट मापने लगती है, लेकिन ये औरत देखती है एक औरत जिसका नाम तान्या है, वो इस भीड़ में छिप रही होती है। दरअसल तान्या इस औरत से अपने बच्चे टिमी को छिपा रही होती है, लेकिन ये औरत टिमी और एक लड़के एंडी को अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी एंडी का पिता इस औरत पर अपना जूता फेंक कर मारता है और ये औरत इस आदमी को इसके किए की सजा देने के लिए अपनी एक मिनिस्टर मैसॉन को भेजती है। मैसॉन इन सभी लोगों को अपनी औकात में रहने की हिदायत देती है और जिस आदमी ने इनकी चीफ लेडी पर जिस हाथ से जूता फेंक कर मारा था, ये उसी हाथ को इस होल के जरिए ट्रेन से बाहर निकालकर 7 मिनट के लिए बाहर रखते हैं और ये हाथ बर्फ से जमकर लोहा बन चुका होता है, जिस पर यह आदमी हथौड़ा मारकर बर्फ को तोड़ता है। और तभी यहाँ पर इस आदमी को बचाने गिलियम आता है। अब कर्टिस और अपने साथी एडगर के साथ मिलकर किंग मिन्सू को जेल से छुड़ाने का प्लान बनाता है और इन 4 गेट के खुलने का इंतजार करता है। लेकिन कर्टिस को डर है इन गार्ड्स के पास बंदूकों का होना। लेकिन कर्टिस ये जान लेता है कि गार्ड्स के पास जो बंदूकें हैं उनमें गोलियां नहीं हैं, क्योंकि पहले की बगावत में इनकी गोलियां खत्म हो गई थी। लेकिन कर्टिस अपने लोगों की जान पर रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए कर्टिस सीधा गार्ड्स के पास जाता है और उसकी गन को अपने सर पर निशाना लगाकर ट्रिगर दबाता है और फायर नहीं होता है और ये सभी लोग मिलकर इन गार्ड्स पर हमला करते हैं और लोहे की बनी पाइप को ये सभी इन 4 गेट में फंसा देते हैं ताकि गेट बंद न हो। और इन गार्ड्स का काम तमाम करने के बाद ये सभी इस ट्रेन की जेल में पहुंच जाते हैं और किंग मिन्सू को कैद से छुड़ा
बुला लेते हैं जो कि एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और अब इंजन तक पहुंचने में किंग मिन्सू इनके काम आएगा। किंग मिन्सू इनकी मदद करने के लिए मान जाता है, पर बदले में किंग मिन्सू को इनसे क्रोनल चाहिए जो एक नशीली चीज है। अब किंग मिन्सू अपनी बेटी को इस कैद से बाहर निकालता है जिसका नाम योना है। योना और किंग मिन्सू क्रोनल का नशा करते हैं, लेकिन इनके पीछे भी इनकी एक चाल है, वो आपको आगे पता चलेगा। अब किंग मिन्सू आगे का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन योना दरवाजा खुलने से पहले ही बता देती है कि आगे कुछ भी नहीं है, वो सभी लोग भाग चुके हैं। जब किंग मिन्सू दरवाजा खोलता है तो सच में ट्रेन का ये डिब्बा खाली होता है और जब ये अगले डिब्बे का गेट खोलते हैं तो ये देखते हैं इस डिब्बे में इनका ही एक साथी इनको मिलने वाला खाना यानी कि प्रोटीन ब्लॉक्स बना रहा होता है। जब कर्टिस इस प्रोटीन ब्लॉक की रेसिपी देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन नहीं बल्कि कीड़ों का पेस्ट होता है जिन्हें ये 17 सालों से प्रोटीन के नाम पर खिलाया जा रहा होता है। और कर्टिस को इस आदमी के पास कागज मिलता है और कर्टिस इस आदमी से पूछता है, क्या तुम ही हमें अंदर की खबरें भेजते थे? लेकिन ये आदमी मना करता है कि मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। और इस कागज पर लिखा होता है वाटर, यानी कि इनके आगे वाले डिब्बे में इस पूरी ट्रेन को पानी की सप्लाई जाती है। और किंग मिन्सू जब आगे का दरवाजा खोल रहा होता है तो उसकी बेटी योना दरवाजा खोलने से मना करती है, लेकिन तब तक दरवाजा खुल जाता है और तभी इनके सामने बहुत सारे गार्ड्स हथियार के साथ खड़े होते हैं, जैसे कि इन्हें इनका ही इंतजार था। अब इन दोनों गुटों में फाइट होने लगती है और तभी सिक्योरिटी इंचार्ज इनको फाइट रोकने को कहता है, क्योंकि ये ट्रेन एक ब्रिज से गुजर रही होती है, लेकिन इस ब्रिज के रास्ते पर बहुत सारी बर्फ गिरी हुई होती है जिसे ये ट्रेन रास्ते से उखाड़ फेंक देती है। इस ब्रिज के पार जाते ही ये फिर से फाइट करने लगते हैं और तभी फिर से मिनिस्टर मैसॉन आती है जो इन्हें विलफोर्ड के प्रति ईमानदार होने को कहती है। लेकिन कर्टिस मैसॉन पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन ये गार्ड मैसॉन को बचा लेता है और मैसॉन इन गार्ड्स को अपनी आंखों पर थर्मल विजन डिवाइस को पहनने को कहती है, क्योंकि अब ट्रेन एक सुरंग से गुजरने वाली है और ये गार्ड्स थर्मल विजन की वजह से इन लोगों को मारने लगते हैं। अपने साथियों को मरता देख कर्टिस अपनी साथी को आग की मशाल लाने को कहता है और ये सभी आग की रोशनी की मदद से इन सभी से फाइट करते हैं। इस फाइट में बहुत सी जानें जाती हैं, जिनमें एडगर भी शामिल होता है, लेकिन कर्टिस पीछे न मुड़कर मिनिस्टर मैसॉन को अपने गार्ड्स को हथियार फेंकने को कहता है और अब मिनिस्टर मैसॉन इनके कब्जे में होती है और पूरी ट्रेन के पानी की सप्लाई पर इनका कब्जा होता है। मिनिस्टर मैसॉन कर्टिस से अपनी जान की भीख मांगती है और कर्टिस से प्रॉमिस भी करती है, अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ा तो मैं तुम्हें सुरक्षित विलफर्ड के पास पहुंचा दूंगी। फायदे का सौदा सोचकर कर्टिस मैसॉन को जिंदा छोड़ देता है। कर्टिस मैसॉन पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए मैसॉन के हाथ चेन से बांध देता है और आगे दरवाजे में इन्हें इस ट्रेन में गार्डन दिखाया जाता है और आगे चलकर ये होटल में खाना खाते हैं, लेकिन कर्टिस मैसॉन को वही प्रोटीन ब्लॉक खाने को कहता है। और अब ये मीट के डिब्बे से गुजरकर आगे जाते हैं तो आगे बच्चों का स्कूल होता है। यहाँ पर अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल की टीचर इन्हें विलफर्ड के बचपन के सपने यानी कि इस ट्रेन के बारे में बनाई गई वीडियो दिखाती है और अब एक आदमी इन सभी को विलफर्ड की तरफ से एक तोहफा यानी इन सब में अंडे बांटने आता है और स्कूल टीचर के लिए एक अलग से टोकरी आती है। जब कर्टिस अंडे को तोड़ता है तो उसमें से वही कागज निकलता है जिस पर लिखा होता है ब्लड और तभी ये स्कूल टीचर अपनी टोकरी से एक गन निकालती है और इन सभी पर गोलियां बरसाती है, लेकिन कर्टिस इस टीचर को मार डालता है और मिनिस्टर मैसॉन भी गन उठाने लगती है, लेकिन तब तक कर्टिस मैसॉन को शूट कर देता है। तभी टीवी पर कर्टिस देखता है एक आदमी गिलियम को घुटनों पर बिठाकर शूट कर देता है और अब कर्टिस अमीरों के बीच में से होकर स्नान घर और स्विमिंग पूल से गुजरकर कई लोगों को मारकर और कुछ अपनों को खोकर इंजन यानी विलफर्ड के पास पहुंचता है और कर्टिस किंग मिन्सू को ये दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन किंग मिन्सू ये दरवाजा खोलने से मना करता है और इस दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। दरअसल किंग मिन्सू का प्लान होता है कि वो अपनी बेटी को लेकर इस ट्रेन से निकल जाएगा और तभी विलफर्ड के डिब्बे का दरवाजा खुलता है और वही औरत कर्टिस को अंदर बुलाती है। अब कर्टिस विलफर्ड से मिलता है। विलफर्ड कर्टिस को बधाई देता है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जो ट्रेन के पिछले हिस्से से होकर इंजन तक पहुंचे हो। 17 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। विलफर्ड कर्टिस को बताता है, तुम्हें शायद नहीं पता, मैं और गिलियम काफी अच्छे दोस्त थे। मैं और गिलियम अच्छे से जानते हैं कि इस ट्रेन को कैसे बैलेंस करना है। आज तक जितनी इस ट्रेन में लड़ाई और बगावतें हुई है उन सब को मैंने और गिलियम ने ही अंजाम दिया है ताकि ट्रेन पर इंसानों की तादाद बैलेंस रहे। और तुम्हें भी मैंने ही किंग मिन्सू के बारे में बताया और फिर वाटर के डिब्बों में जानबूझकर बुलाया। हालांकि गिलियम को ये सब पता था और जो तुमने इस बार किया है
मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ट्रेन में अब लोगों की तादाद ट्रेन के हिसाब से है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए हमें लोगों को मारना पड़ता है बगावत का नाम देकर। गिलियम इसलिए मारा गया क्योंकि उसकी वजह से अमीरों का नुकसान इस बार ज्यादा हुआ है। इस सच्चाई को जानकर कर्टिस अंदर से टूट जाता है कि उसकी वजह से निर्दोष लोगों की जान गई, और अब विल्फर्ड कर्टिस को अपनी ट्रेन को संभालने का काम देना चाहता है, क्योंकि विल्फर्ड का कहना है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझसे अब ये सब नहीं होता है। इंजन को गर्म रखना यानी कि इंसानियत को जिंदा रखना, और किंग मिन्सू और उसकी बेटी योना को इकोनॉमी क्लास के लोग मारने के लिए घेर लेते हैं। किंग मिन्सू अपनी बेटी योना को दरवाजे पर क्रोनल टांग कर उसे आग लगाने को कहता है। दरअसल ये क्रोनल इसलिए कर्टिस से मांग रहे होते हैं ताकि ये उसका बॉम्ब बना सके, क्योंकि क्रोनल नशीला पदार्थ होने के साथ ही एक बॉम्ब की तरह काम आने वाली चीज भी है। लेकिन माचिस कर्टिस के पास होती है। कर्टिस योना को माचिस देने से मना करता है, लेकिन योना को फर्श पर कुछ अजीब लगता है। जब ये दोनों इंजन को देखते हैं तो नीचे तान्या का बेटा टिमी इंजन की रिपेयर कर रहा होता है। विल्फर्ड कर्टिस को बताता है इंजन के इस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था और इसमें सिर्फ छोटे बच्चे की ही जगह है, इसलिए इस इंजन का काम छोटे छोटे बच्चे करते हैं, और हमारी खुशनसीबी है बच्चों की सप्लाई ट्रेन के पिछले हिस्से से आती रहती है। कर्टिस जल्दी से इंजन को रोककर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और एक बच्चा जिसका नाम एंडी है वो बाहर निकल आता है, लेकिन वो इंजन के दूसरे हिस्से को ठीक करने के लिए चला जाता है। अब बच्चों की इस हालत को देखकर कर्टिस विल्फर्ड को मारने लगता है। कर्टिस टिमी को इंजन से बाहर निकालने लगता है और योना को माचिस देकर कर्टिस आग लगाने को कहता है। योना क्रोनल से बनाए गए बॉम्ब को आग लगा देती है। ये धमाका इतनी जोरदार था कि पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ भी हिल जाती है, और सारी बर्फ ट्रेन पर एक साथ गिरने से ट्रेन पटरी से उतर जाती है, और इस ट्रेन का सफर यहीं पर थम जाता है, और सभी लोग इस ट्रेन के हादसे में मारे जाते हैं, सिवाय योना और टिमी के। योना और टिमी को इस बर्फ पर एक पोलर बियर दिखाई देता है, यानी कि अभी भी कहीं न कहीं इस धरती पर जिंदगी की एक नई उम्मीद है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अनदेखी सिनेमा को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।